अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनईटी मेरिट लिस्ट 2021 को। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिट लिस्ट के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को। और लास्ट ईयर 2019 और 18 से मैंने कंपेयर करने का आप लोगों से जो है वो एक वीडियो में कहा था, उसे भी देख लेते हैं। और सेकंड लास्ट में जो है वो हम कुछ फील्ड से रिलेटेड बात कर लेंगे जिनका मुझे आइडिया भी है, और जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ उसका तो इन डेप्थ मैं डिटेल में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना जो उस फील्ड का स्कोप है वो भी शेयर कर दूँगा। बाकी जिस फील्ड का मुझे नॉलेज है वो आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर कर दूँगा। अच्छा, इस बार जो मेरिट बनेगा ना, वो मेरिट बनेगा आपका इंटर परसेंटेज और मेरिट आपका इंटू टेस्ट स्कोर, दोनों का 50% रेशो जो है वो काउंट किया जाएगा। क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर अब जैसे कि आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं ना, तो आप लोगों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा आ रही होगी। सही है, ऐसा ही होगा क्योंकि इंग्लिश उर्दू आपके पास काउंट नहीं हुई, इस्लामियात काउंट नहीं हुई, तो जिसकी वजह से वो जो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की परसेंटेज बनेगी वो आपकी 90s में भी जा रही होगी अब बहुत सारे बच्चों की। तो फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने साइंस सब्जेक्ट के बहुत अच्छे पेपर दिया और 88 परसेंटेज आ गई उसकी। सही है, और उस 88 परसेंटेज का 50 परसेंटेज हम काउंट कर लें, यानी हाफ कर दें, तो क्या हो जाएगा 44। इसी तरीके से उस बच्चे ने 80 स्कोर किया है एनडी इंटू टेस्ट में। सही है, तो उस 80 का भी हाफ करते हैं आप। सही है, दोनों में हाफ होगा, इंटर टेस्ट में भी और इंटर परसेंटेज में भी। तो 80 का हाफ हो जाएगा 40 आपका टेस्ट की परसेंटेज हो गई, और 45 आपकी हो गई, सॉरी 44 आपकी हो गई एफएससी परसेंटेज। दोनों को काउंट कर लें, अब वो जो परसेंटेज बन रहेगी ना, वो आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ डिस्प्ले होगी, उनके अगेंस्ट जो मार्क्स बन रहे होंगे वो वहाँ डिस्प्ले होंगे। सही है, अब टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हुए इस बार। तो टेस्ट 1 में जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं और टेस्ट 2 में नहीं ले सके, तो कोई घबराने की बात नहीं है, बेस्ट 1 काउंट होगा। यानी आपका अगर आपने टेस्ट 1 में अच्छे लिए हैं तो टेस्ट 1 काउंट होगा, अगर आपने टेस्ट 2 में लिए हैं अच्छे तो टेस्ट 2 काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्ट 1 में 71 मार्क्स ले लिए और टेस्ट 2 में मैंने ले लिए 83, तो मेरा टेस्ट 2 काउंट होगा, टेस्ट 2 के मार्क्स काउंट होंगे, यानी 83 वाले। यानी जो सबसे ज़्यादा जिसमें आपके जिस टेस्ट में आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे ना, टेस्ट 1 या हो या टेस्ट 2, वो काउंट होगा। अच्छा, ये तो हो गई आपकी मेरिट किस तरीके से बनाना है। अच्छा, मेरिट इस बार इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह यह है कि टेस्ट 1 और 2 यानी दो टेस्ट लिए गए, और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो थी वो टेस्ट 2 में बहुत अच्छी रही। सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, टेस्ट 2 में किया और मार्क्स लिए। अच्छा, यकीन ये सब जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस की बेसिस पे करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट 2 यानी 5 से 6 दिन पहले मैं पहले ही बता दिया था कि टेस्ट 2 में भी टेस्ट 1 की रिपीटेशन होने वाली है, और वही हुआ। सेम आपकी रिपीटेशन, इतनी ज़्यादा रिपीटेशन हो रही थी, मैंने आपसे कहा कि आप टेस्ट 1 को अच्छे से करके जाएँ, उनके तमाम जितने भी पेपर्स उनको अच्छे से करें। तो सेम वही, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो 5 से 6 दिन टेस्ट 2 से 5-6 दिन पहले मैंने अपलोड की थी, और सेम जो मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन चीज़ें की थी, जो चीज़ें एक्सप्लेन की वही हुई, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट 2 भी आया, और कुछ चेंजेस थी और ज़्यादातर रिपीटेशन थी। तो अब बच्चों ने टेस्ट 2 में परफॉर्म बहुत अच्छा किया। सही है, और सेकंड ये है कि साइंस सब्जेक्ट का इस बार आपके पेपर्स हुए, तो आपका मेरिट जो है ना वो परसेंटेज भी इनके ज़्यादा वहाँ ज़्यादा आ रही होगी एफएससी में, और मेरिट जो इंटर टेस्ट स्कोर है वहाँ पर भी स्कोर बच्चों का काफ़ी अच्छा है। तो ऑब्वियसली जब दोनों चीज़ें बड़ी बैलेंस्ड चल रही है ना, तो आपका मेरिट जो बनेगा ना, वो मेरिट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मेरिट इंक्रीज़ होने से होता ये है कि सिंपल से एक एग्जांपल लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो शुरू के 30 या 40 जो बच्चे होते हैं, उन 40 बच्चों तक वो रहती है, 40 के बाद वो ख़त्म हो जाती है। यानी 40 तक अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 10 सीटें, तो शुरू के जो 40 बच्चे होंगे ना, उन 40 बच्चों तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चलेगी। यानी उन 40 में से कोई 10 ऐसे होंगे जो चूज़ कर चुके होंगे, 40 के बाद ये सीट ख़त्म हो जाएगी। सही है, लेकिन इस बार फिर क्या होगा, इस बार ये होगा कि वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 10 सीटें हैं अगर, तो अब वो 40 के बजाय 30 में ख़त्म हो जाएंगी, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और इसके एक और रीज़न भी है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों का जो रुझान है और पेरेंट्स का, वो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा होता जा रहा है। CIS हो गया, BCIT हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, इन चीज़ों की तरफ जो है वो अब कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों की। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए, और आप 2019 में भी कंपेरिजन करें, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हमेशा ही ऊपर जा रही है। अब CIS भी ऊपर जाना शुरू हो गई, BCIT, इन तमाम फील्ड्स पे बच्चों का फोकस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया।
अच्छा, फील्ड से रिलेटेड भी बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अब हम बात करेंगे कि आपको फील्ड मिलने के चांसेस कितने हैं। पहले तो देखिए, आप अपना मेरिट बना लें। जिस तरीके से मैंने बताया 50% आपने एफएससी कैलकुलेट करना है, 50% एंट्री टेस्ट को। अब क्योंकि आपका रिजल्ट आया नहीं है, तो आप सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कितनी परसेंटेज आपकी आ सकती है। अच्छा, ये आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना, वो शुरू के 50 बच्चों तक चल रही होती है। इसके 50 के बाद जो बच्चे हैं उनको नहीं मिलती है, 50 बच्चों तक वो ख़त्म हो जाती है। आप ये भी कहें ना कि अगर 50 से भी कम है बच्चों तक ख़त्म हो जाती है, यानी 40 या 45 बच्चों तक वो चल रही होती है। इसके बाद वो हो जाती है एंड अप। अच्छा जी, अब जैसे सॉफ्टवेयर ख़त्म होगी ना, तो फिर CIS शुरू हो जाएगी। सही है, CIS आपकी एटलीस्ट 150 या 120 130 स्टूडेंट्स तक चलेगी, उसके बाद वो भी एंड अप हो जाएगी। और इन 120 स्टूडेंट्स में से ऐसा नहीं है कि तमाम ही CIS ले रहे होंगे। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैकेनिकल ले रहे होते हैं, आपका इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ले रहे होते हैं, और बड़ी इलेक्ट्रिकल ले रहे होते हैं, सिविल ले रहे होते हैं। बड़ी मज़ेदार फील्ड्स हैं ये भी, तो ये भी ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं सब बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि अब मैंने बताया 40 शुरू के 40 45 या 50 बच्चे जो हैं, उनमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीट्स जो हैं वो चल रही होती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो उन सीट फॉर एग्जाम्पल अगर 10 सीट हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 10 ही ले लेंगे और उसके बाद ख़त्म। उनमें से ये कि रैंडम बच्चे ले रहे होते हैं, और उन 40 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, पॉलीमर, BCIT, CIS ये ले रहे होते हैं। तो 40-50 बच्चों तक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रही होती है, उसके बाद एंड अप हो जाती है। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है CIS की 1 या 2 सीट्स चली जाती हैं स्टार्टिंग में। कुछ बच्चे होते हैं जो सॉफ्टवेयर नहीं लेते, CIS ले लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, बहुत ही लिमिटेड केस है। लेकिन 50 बच्चों के बाद असल जैसी सॉफ्टवेयर खत्म होगी, तो असल गेम शुरू होता है CIS का। CIS और मैकेनिकल ये दो साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि CIS ज़्यादा फास्ट होती है, तो वो बेहतर होगा, ये बात बिल्कुल सही होगी। अब जैसे हम जो है वो, अब लास्ट ईयर का अगर कंपेरिजन किया जाए, 2018 में अगर बात करें, तो 2018 में मैकेनिकल फास्ट होती थी, CIS से आगे होती थी। फिर 2019 में CIS आगे आना शुरू हो गई। फिर अगेन इस तरह से ट्रेंड चलना शुरू हो गया, CIS हमेशा ही अब जो है वो आगे। अब फिर उसके बाद होती है, थर्ड पे होती है मैकेनिकल क्लूज। तो आपको 120 30 140 तक आपको CIS मिलेगी, उसके बाद CIS भी ख़त्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। फिर स्टार्ट होगी BCIT। इन बिटवीन भी बच्चे ले रहे होते हैं, ये नहीं कह रहा कि अब सारे बच्चे वो ले रहे होते हैं, इन बिटवीन भी ले रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल भी ले रहे होते हैं, जिसका मेरिट नंबर 94 है वो मैकेनिकल भी ले रहा होता है। ज़रूरी तो नहीं है CIS ही ले। CIS उसके पास ऑप्शन है, CIS ले सकता है, सॉफ्टवेयर भी ले सकता है। लेकिन बच्चे अपनी पहले डिसाइडेड होता है बच्चों का कि उन्होंने क्या लेना है। तो ये होता है आपका जो है वो ऑडिटोरियम में सीन होता है आपका प्रॉपर। आपका पहले आप डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अभी मुझे याद नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। आई थिंक FSC परसेंटेज और आपका डोमिसाइल, ये तमाम चीज़ें जो है आप लेके जाएंगे पहले आपका मैकेनिकल ऑडिटोरियम के पास। सही है, फिर मेन जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे। फिर आप जाएंगे ऑडिटोरियम में, वहाँ पर आपकी फील्ड सिलेक्शन होगी। आपको वेट करना पड़ेगा अपने मेरिट का। जैसे आपका मेरिट नंबर आएगा 95, तो फिर कॉल कीजिए, वहाँ जो है ना अनाउंस किया जाएगा मेरिट नंबर 95 आ जाए। तो आप फिर जाएंगे और अपनी फील्ड जो है वो आपके पास सामने डिस्प्ले हो रही होंगी नंबर ऑफ़ फील्ड्स। उनमें से जो मतलब आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से आप चूज़ करेंगे कि कौन कौन सी आपको जो है अवेल करनी है, कौन सी चूज़ करनी है। तो ये सब होता है। अच्छा, CIS के बाद फिर BCIT इसी तरीके से मैकेनिकल। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो 250 260 स्टूडेंट्स तक मैकेनिकल चलती है, उसके बाद ये भी खत्म। सही है, फिर मैकेनिकल के बाद शुरू होती है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैकेनिकल कुछ बच्चे जिनके पास मैकेनिकल का भी ऑप्शन होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो मैकेनिकली लें, वो IM भी ले रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग भी ले रहे हैं। तो ये तो हो गया एक ये सेटअप के 250 स्टूडेंट्स तक और अप्रॉक्सीमेट 250 260 स्टूडेंट तक मैकेनिकल चलती है, और फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अवेलेबल नहीं होती, स्टूडेंट्स ले चुके होते हैं, इसकी जितनी भी सीट्स होती हैं वो फुल हो जाती हैं। या फिर आप 260, अगर आप थोड़ा और इंक्रीज़ कर लें 270 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, 280 तक। फिर IM की तरफ ज़्यादा बच्चों का रुझान होता है, IM इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी जो है ना, इनमें अगर आप ये कहें कि इक्वल चल रही होती है तो ये बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रिकल भी जो है वो, इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा पीछे होती है मैकेनिकल से, लेकिन ये क्या इलेक्ट्रिकल भी चल रही होती है। तमाम फील्ड्स का स्कोप अपनी जगह, तमाम फील्ड्स इक्वल है मेरी नज़र में। लेकिन जो मैं मेरिट के ऑर्डर से ही कह रहा हूँ कि कौन सी फील्ड जो थोड़ा पीछे, तो सिविल भी इन बिटवीन चल रही होती है। असल IM शुरू होती है, फिर मैकेनिकल के बाद उसकी सीट्स जाना शुरू होती हैं। तो ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी इंशाल्लाह। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि पूरा एक डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, एक दफ़ा आप लोगों का रिजल्ट आ जाए FSC।
अच्छा जी, अब बात की जाए अगर मैकेनिकल की, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, क्योंकि खुद मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, फाइनल ईयर में हूँ मैं, तो मैंने अपनी इंटर्नशिप्स पे और अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि मैकेनिकल का स्टूडेंट जो है ना, वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ फील्ड्स के अंदर वो जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है। यानी उसके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रीज़ में जहाँ वो जॉब कर सकता है। अब अगेन ये आपकी स्किल्स के ऊपर भी होता है, कंपटीशन बहुत हाई है, स्किल्स के ऊपर भी होता है। फिर देखें, रेफरेंस भी बहुत जगह रिकॉर्ड है। अब जॉब में या जॉब्स हो गई, इंटर्नशिप्स हो गई, हर जगह आपको रेफरेंस रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो एक आगे की चीज़ है। फिलहाल बात की जाए मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में नंबर ऑफ़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें एक एनर्जी सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है। रिफाइनरीज में आपके पास बाइको आ गई, पीएसओ आ गई, ये वो तमाम सेक्टर्स आ गए जो कि रिफाइनरी साइड हो गया। एनर्जी सेक्टर में के इलेक्ट्रिक आ गई। जितने भी प्लांट साइड है ना, जो इलेक्ट्रिकल जो है वो जो चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, ये तमाम आ गई आपके एनर्जी सेक्टर्स में। अच्छा, एनर्जी सेक्टर्स में आप रिफाइनरीज को भी कह सकते हैं, या आप इसमें एनर्जी सेक्टर में अब आप एक और अच्छा नाम है नोवाटेक्स, जो कि, और एंग्रो, ये कंपनीज एनर्जी सेक्टर्स में कहलाती हैं। आपके रिफाइनरी सेक्टर में बाइको हो गई, आपके पास पीएसओ, और इस तरह की बड़ी मशहूर है ना ये कंपनीज के मैं नाम बता रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ के। तो रिफाइनरी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फिर ऑटोमोटिव सेक्टर। सही है। ऑटोमोटिव सेक्टर में एक अगर इंडस मोटर की बात की जाए, टोयोटा, इंडस मोटर, एटलस, होंडा, इस तरह की चीज़ें, ये तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं ये इनमें आ जाती हैं। और अगर मैं मैकेनिकल का एक ऑटोमोटिव इंजीनियर के साथ कंपेरिजन करूँ, तो देखें, किसी भी इंडस्ट्री में अगर दो बच्चे इंटरव्यू देने आए हुए हैं, एक मैकेनिकल वाला और एक ऑटोमोटिव वाला, तो ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना वो मैकेनिकल वाले को मिलेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूँ। मैं हॉनेस्टली मैं बिल्कुल एक सही रिव्यू दूंगा कि ऑटोमोटिव वाला जो ऑप्शंस होंगे वो बड़े लिमिटेड होंगे। सही है। वो सिर्फ एक ऑटो सेक्शन के अंदर जा सकता है, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर जा सकता है। वो फिर मैन्युफैक्चरिंग को डील नहीं कर सकता, वो डिफरेंट चीज़ों को डील नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक अपनी एक बड़ी लिमिटेड स्कोप है उसका। और पाकिस्तान में ऑटोमोटिव का स्कोप, अगर आप ये कहें कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, तो यही होगा। यही है, बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मैकेनिकल वाले, अगर आप मैकेनिकल वाला आप उससे आप ऑटोमोटिव का भी काम ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम ले सकते हैं। सही है। आप उससे एनर्जी सेक्टर के काम भी ले सकते हैं, रिफाइनरी के भी, और अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब मैकेनिकल वाला जो असल कंपैरिजन जिसके साथ बनता है ना, वो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग का वाला के साथ बनता है। आईएम वाले भी अब बहुत ऊपर आते जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था सिर्फ मैकेनिकल वालों का ट्रेंड चल रहा होता था, जहाँ देखो मैकेनिकल वाले, और मैकेनिकल वाले हर जगह के बादशाह होते थे। लेकिन अब आईएम वाले भी आ गए हैं, तो आईएम वाले और मैकेनिकल वाले एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। वो काम जो है वो मैकेनिकल के भी हैं, वो काम अब आईएम वाले भी कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैकेनिकल मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आईएम वाले भी हैं। और आईएम वाले बेसिकली ज़्यादातर सब्जेक्ट्स उनके सिमिलर होते हैं। मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं वही होते हैं आईएम में भी, लेकिन वो एक एडिशनल चीज़ पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइड, इंडस्ट्रियल साइड, प्लानिंग साइड, मैनेजमेंट साइड। मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और जबकि मैकेनिकल में टेक्निकल साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वहाँ होता है मैनेजमेंट साइड। तो दोनों का ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं मैकेनिकल और आईएम को बिल्कुल जो है मेरी नज़र में इक्वल है। दोनों का ही पाकिस्तान में बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर आप फिर आप आगे का आपका प्लान है कि आप आगे किसी जैसे जर्मन जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर पाकिस्तान आते हैं, तो आपको फिर यहाँ पर वो तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज मिल जाएंगी जहाँ पे मैकेनिकल और आईएम वालों का काम है। अच्छा, मैकेनिकल में फिर मेंटेनेंस का भी काम आ जाता है। मेन काम तो वैसे मेंटेनेंस का ही होता है। तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो मैकेनिकल वालों के लिए अवेलेबल हैं। मैकेनिकल वाले, अब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एनर्जी सेक्टर, ये सेक्टर, वो सेक्टर। तो अब मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ रहे होते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन, सही है, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, गैस टरबाइंस, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफर, ये वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो अब तमाम एरिया को कवर करती हैं इन्होंने। तो मैकेनिकल का और आईएम का स्कोप बहुत बेहतरीन है पाकिस्तान में। नो डाउट कि पाकिस्तान में नहीं, ना सिर्फ, बल्कि आप बाहर भी बहुत अच्छा स्कोप है इसका, और दोनों ही बहुत बेहतरीन फील्ड्स हैं। इन दोनों का कंपैरिजन आप किसी सॉफ्टवेयर वाली फील्ड से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका डोमेन जो है बिल्कुल चेंज है। सही है। अच्छा, सॉफ्टवेयर में आप वही अगेन, सॉफ्टवेयर का अगर नाम सुने तो वही आता है कि एप्लीकेशंस बना दी, प्रोग्रामिंग कर ली। तो आजकल जो इसमें जो मेन रोल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, किसी कंपनी में एक कोई मशीन है, उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्वायर्ड होगा। उस प्रोग्रामिंग
की मेंटेनेंस के लिए भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। फॉर एग्जांपल उसका जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जो मशीन वर्किंग कर रही है जिस प्रोग्रामिंग के ऊपर, वो प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहाँ रिक्वायर्ड होते हैं। तो यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पाकिस्तान के अंदर तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और बाहर भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से CIS, यानी आने वाला वक्त जो है वो CIS सॉफ्टवेयर इनकी तरफ मूव करता जा रहा है। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि आने वाले वक्त में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या CIS वाले या BCIT वाले ही रिक्वायर्ड होंगे, मैकेनिकल वालों की भी हमेशा ज़रूरत रहेगी, IM वालों की भी हमेशा ज़रूरत रहेगी। और ऑटोमोटिव वालों की मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनका स्कोप है नहीं, सही है। ऑटोमोटिव वालों का जो स्कोप है वो बाहर आपको मिलेगा। अगर आप बाहर मूव कर सकते हैं, आपकी जेब और आपकी फैमिली जो है वो आपको इजाज़त दे रही है, तो फिर आप कर लें ऑटोमोटिव। और बाकी जो चंद फील्ड्स हैं जैसे सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, बहुत अच्छा स्कोप है। इलेक्ट्रिकल वालों के पास एनर्जी सेक्टर भी है, यानी के इलेक्ट्रिक पूरा उनके लिए भरा हुआ है। इलेक्ट्रिक में उनको ईजीली जो है वो वहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं इलेक्ट्रिकल वालों को। इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा मुझे इसके इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को स्कोप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में, इसी तरह से सिविल का भी। तो अगर सबसे ज़्यादा जो स्कोप होगा वो सॉफ्टवेयर वालों का, क्योंकि आने वाला वक्त इन्हीं चीज़ों की तरफ मूव करता जा रहा है। आपकी जो मशीन है, जो मैनुअल काम हो रहा था, वो आपकी मैनुअल चीज़ों को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। मैनुअल जो चीज़ें हाथ से हम जो कर रहे हैं काम, उनको प्रोग्रामिंग में चेंज करके मशीन से काम लिया जा रहा है, रोबोटिक आर्म से काम लिया जा रहा है। अब रिसेंटली जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, एटलस इंजीनियरिंग के अंदर, वहाँ आपने पिस्टन की कास्टिंग के लिए आपने जो है रोबोटिक आर्म्स इंस्टॉल किए हुए हैं। उन रोबोटिक आर्म्स की इंस्टॉलेशन मैकेनिकली भी हुई भी है, यानी आप मैकेनिकली उस पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी लगी हुई है, और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स वाले भी हैं, फिर इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं। तो रोबोटिक आर्म की मेंटेनेंस के लिए 3 इंजीनियर्स वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं। और यानी जितना भी वो काम है जो कि आप पहले जो है वो हाथ से किया जा रहा था, जिसकी वजह से एक्यूरेसी और प्रिसीजन इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ रही थी, अब वो टोटली और जो है वो मशीन से काम लिया जा रहा है। उन मशीन से काम लेने के लिए आपको ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए, जितनी भी जावा लैंग्वेजेस हो गई, ये सब हो गई, ये आपको आती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का स्कोप बहुत अच्छा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का तो स्कोप इनके साथ साथ है ही, साथ में मैकेनिकल और IM वालों का भी स्कोप रहेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इससे रिलेटेड अगर आप किसी और फील्ड से रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। जितना हो सकेगा मैं गाइड कर दूँगा। अगर मुझे उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज नहीं होगी तो अपने फ्रेंड्स सर्कल से पूछ के आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। बाकी फील्ड्स का मैंने ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उनसे रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैं उनके स्कोप से रिलेटेड भी ज़्यादा बात कर नहीं सकता। जिस चीज़ के बारे में मुझे मालूम नहीं है तो मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ज़ाहिर है, और गलत एक्सप्लेन करना वो इंतहाई बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपके फ्यूचर के साथ खेलना। तो जो भी फील्ड सिलेक्ट करें आप अपने पहले सीनियर से, और जो उस फील्ड से ग्रेजुएट्स हैं उनसे, जो पढ़ रहे हैं उनसे, टीचर से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके फिर उसको जो है वो अडॉप्ट करें। 4 साल की आप ग्रेजुएशन करेंगे जिस फील्ड में, तो आपको पता होना चाहिए, आपको आपके प्लान्स जो हैं वो फिक्स होने चाहिए कि आप इस फील्ड में फिर आगे करने वाले क्या हो। तो और जब ग्रेजुएशन स्टार्ट होने के साथ ही आप अपनी स्किल्स पे भी काम करना शुरू कर दो। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और डिफरेंट जो है नंबर ऑफ़ स्किल्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, उन पे काम करना शुरू करें। पहले तो जिस फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल गाइड करूँगा आपको। खुदा हाफिज़।